हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेंडर स्टडीज़ 2024 के पेपर का गैस पेपर देखेंगे, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन चूज़ किए हैं और पास पेपर्स को देख के एक मैंने 10 क्वेश्चंस का पेपर बनाया है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनर इस साल पूछ सकता है। जितनी भी जो एरियाज़ है जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस की, उनको सामने रखते हुए सो जस्ट हैव अ ग्लेंस एट देम कि इंशाल्लाह आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और एक फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। 24 जेंडर स्टडीज़ गेस पेपर। पहला सवाल है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हाउ डज दिस पर्सपेक्टिव चैलेंज द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इस क्वेश्चन के दो पोर्शन हैं। पहले तो कह रहा है कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आप डिफाइन करें कि किस तरह से जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें आप जूडियट लोरबर का जो रेफरेंस है वो दे सकते हैं, द नाइट टू इज डे द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये उनका बुक है जिनमें उन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर्स नर्सेस से शुरू होके फिर पेरेंट्स, जो ड्रेसेस की चॉइस है, ब्लू फॉर मेल एंड पिंक फॉर फीमेल, के बेबी बॉय बेबी गर्ल, फिर स्कूल में मीडिया और रिलीजन, और उन्होंने एक स्टेज बताई है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसने किस तरह से ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को चैलेंज किया। अब ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो मर्द है वो रेशनल होता है, प्रोटेक्टर होता है, लीडर होता है, ब्रेड विनर होता है, और वुमेन क्या होती है, प्रोटेक्टेड, इमोशनल, इरेशनल। सो किस तरह से इन चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया है इस कॉन्सेप्ट ने कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। और आप इसमें जो डेफिनेशंस हैं, कोट्स हैं, उनका रेफरेंस देके इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि जैसे यू कुड से कि साइमन डी बोवियर का कोट है कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन बट रादर बिकम्स वन, कि औरत एक कोई भी एक वुमेन पैदा नहीं होती है पर वो होती है। दैट मीन्स के जो आइडेंटिटी है वुमेनिज्म है या कुछ भी है, वो एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि एनालाइज द रोल ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वलिटी। पहले ये कह रहा है कि जो रोल है इंटरसेक्शनैलिटी का। अब इंटरसेक्शनैलिटी क्या है? ये स्टडी है सोशल आइडेंटिटीज़ की ओवरलैपिंग की, जिसमें अगर रेस, क्लास, जेंडर किस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसकी स्टडी को करते हैं। ये कह रहा है कि जो इंटरसेक्शनैलिटी है इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वलिटी, इसका रोल क्या है इंटरसेक्शनैलिटी का जेंडर स्टडी, जेंडर इनइक्वलिटी में। और उसके अलावा हाउ डू फैक्टर्स सच एज रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी इंटरसेक्ट विद जेंडर टू क्रिएट यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन। फिर आप ये बताएं कि किसी का रेस, किसी का क्लास, किसी की सेक्सुअलिटी, मतलब मेल और फीमेल, या कोई डिसेबिलिटी, वो किस तरह से इंटरसेक्ट करती है जेंडर के साथ और क्रिएट करती है एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन। कि हाउ एक बंदे का पर्टिकुलर क्लास, उसकी पर्टिकुलर रेस या सेक्सुअल आइडेंटिटी किस तरह से ऑपरेशन में रोल अदा करती है। तो इसके भी दो पार्ट है। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि एक क्वेश्चन में आपसे कितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि जो रोल है इंटरसेक्शनलिटी का किस चीज़ में, इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वलिटी, उसको एनालाइज करें। फिर आप बताएं कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो किस तरह से जेंडर से मिलके एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। नंबर 3, एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। व्हाट आर द मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टू सोशल चेंज। इसमें दो क्वेश्चन है अगेन कि हिस्ट्री और इवोल्यूशन बताएं फेमिनिस्ट मूवमेंट की। हिस्ट्री के लिए आप क्रिस्टियन रिप्रेजेंट की तरफ जाएं 17वीं सेंचुरी में, बेहतर होगा आप पास से शुरू करें, जिसके लिए साइमन डी बोवियर ने बोला है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू टेक पेन फॉर हर सेक्स। आप वहाँ से शुरू करें। फिर आप मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, उसका मेंशन करें। और उससे पहले जो सेनिका फॉल्स कन्वेंशन से उसका रेफरेंस दें। सो ये आप उसकी इवोल्यूशन बताएं कि किस तरह वो इवॉल्व हुई। फिर वो कह रहा है कि उसकी जो मेजर वेव्स है, फर्स्ट वेव यूरोप बेस्ड थी, बरतानिया में शुरू हुई, अमेरिका में, मोस्टली ब्रिटेन, वुमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन जो
कि इमलाइन पैंक्रस ने बनाई, आप उससे शुरू करें कि वो सफराज राइट्स के लिए थी। फिर 1960s में सेकंड वेव, 1990s में थर्ड, और ऑनवर्ड्स करंटली वी आर हैविंग फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और फिर ये आपका थर्ड पार्ट है, हाउ हैव दे कंट्रीब्यूट सोशल चेंज, सोशल चेंज में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। देखिए फर्स्ट वेव की वजह से वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले। सेकंड वेव की वजह से उनको अबॉर्शन वगैरह राइट्स और अमेरिका में डिफरेंट राइट्स उनको मिले। थर्ड वेव की वजह से जो क्यूअर की एवोल्यूशन हुई, क्यूअर थ्योरी आई, उसके अलावा डिफरेंट जो अदर सेक्सेस है उनको भी अपने राइट्स मिले। और जो फोर्थ वेव है तो उसमें इन ये जो यू कुड से कि जो इवन सेक्स ऑफ अ पर्सन इज़ रिलेटिव, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स प्रिवेल कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामाइन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। इसके भी दो पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट है, हाउ डू दीज रिप्रेजेंटेशन परपिचुएट स्टेरियोटाइप्स एंड शेप सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर। पहली बात ये कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामाइन करें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर है मीडिया में और पॉपुलर कल्चर में। आपकी मीडिया में जेंडर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो आपके कल्चर्स हैं, सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे जेंडर को किस तरह से देखा जा रहा है, कि वुमेन के साथ मीडिया का क्या रोल है। एक मीडिया में अगर आप देखें, मूवी को देखें या ड्रामा को देखें, एक लेडी को बचाने एक मेल आ जाता है कि जो लेडी है शी इज़ वीक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रांग मेल आ जाता है। और इस चीज़ का आपके सोसाइटी पे क्या असर है। तो जो सेकंड एक्सटेंशन है वो यही कह रहा है कि हाउ डू दीज रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्टेड बताया जा रहा है और मेल को प्रोटेक्टर बताया जा रहा है, वो किस तरह से परपिचुएट करता है स्टेरियोटाइप्स को। कौन से स्टेरियोटाइप्स, भाई वुमेन जो है वो वीक है, वो मतलब खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, या कुछ से कि वो रेशनल नहीं है। ये एक सोसाइटी में किस तरह से एटीट्यूड करता है। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे, छोटे से बच्चे जो ये जो ड्रामा देखते हैं, फिर जो आपस में गेम वगैरह खेलते हैं, सो सेम ये सारी चीज़ें उनके माइंड में, उनके जो सबकॉन्शियस है उसमें जाके सेव हो जाती हैं। अल्टीमेटली वो रिएक्ट भी उस तरह से करते हैं। नंबर 5, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की ऑन बोथ मैन एंड वुमेन। हाउ डज दिस पैट्रियार्की रीइंफोर्स पावर डायनामिक्स एंड लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। पहली बात कि ये डिस्कस करें कि पैट्रियार्की ने मैन और वुमेन दोनों पे कैसे इम्पैक्ट किया। हालांकि हम तो ये पढ़ते हैं कि जो पैट्रियार्की है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को कहते हैं, लेकिन इस सवाल में ये है कि पैट्रियार्की ने मेन पे भी किस तरह से असर किया है। आप ये बता सकते हैं कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट लॉज आए हैं जो वुमेन की मूवमेंट की वजह से सपोज़ कि वहाँ पे लॉज है कि अगर कोई गर्ल किसी बॉय पे ये क्लेम कर दे कि उसने उसको हिरास वगैरह किया है, तो वो जो होता है वो जो लेडी होती है वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस होती है और वो उस बंदे को सज़ा मिलती है। और किस तरह से मेन पे विक्टिमाइजेशन हो रही है, या इस स्लोगन की वजह से कि जो वुमेन इज़ मतलब सफ़रिंग ड्यू टू मेन, इस वजह से एक नेगेटिव इमेज ऑफ मेन प्रोड्यूस हो गई है दुनिया लेवल पे, एक तरीके चली है जो मेन के अगेंस्ट है। सो सिमिलरली यू कुड से कि जो पैट्रियार्की है इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन। सोसाइटी तभी बेहतर होती है जब वो हार्मनी के साथ चले और इक्वलिटी के बेस पे हो। फिर उसका एक्सटेंशन है, हाउ डज पैट्रियार्की रीइंफोर्स पावर डायनामिक्स एंड लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। वो किस तरह से पावर डायनामिक्स को रीइंफोर्स करती है और अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से लिमिट करती है। ये आपने प्रूफ करना है कि उस सोसाइटी में जहाँ पे पैट्रियार्की है और उस वजह से उस जगह पे उस पैट्रियार्की की वजह से किस तरह से जेंडर इक्विटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सॉरी, इट्स नॉट इक्वलिटी, इट्स इक्विटी। इवोल्यूएट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी एंड नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़। आप नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ को इवोल्यूएट करें और उसके साथ साथ हाउ डज दिस चैलेंज द ट्रेडिशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर सोशल इंस्टीट्यूशंस। ट्रेडिशनली जेंडर की कौन कौन सी यू कुड से कि बिलीफ रहे हैं, वहाँ ट्रेडिशनली तो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, मेल एंड वुमेन। बट करंटली हम जिस सोसाइटी में रहे हैं जहाँ पे क्यूअर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे गे राइट्स की मूवमेंट से लेस्बियंस का कॉन्सेप्ट है,
बायसेक्सुअल्स का कॉन्सेप्ट है। तो इन चीज़ों की वजह से कौन से इम्पैक्ट्स आए हैं जो कि ट्रेडिशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर थी, कि ट्रेडिशनली मेल एंड वुमेन के राइट्स थे, और करंटली हम जिसमें नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ के दुनिया में रहें, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है कि इवन जो कि आपकी जेंडर है, यू कुड से यू आर मेल और फीमेल, यह भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ट्रांस यू कुड से कि जो ट्रांसजेंडर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि जेंडर अपनी चेंज कर रही है, जो तो दैट्स एग्जिस्टिंग रियलिटी इन दिस सोसाइटी। तो ये किस तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस पे किस तरह की इसकी इम्प्लीकेशन है, जो कि हमारी फैमिली लाइफ है या सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के लिए कौन सी ये इम्प्लीकेशंस इसके होंगे, रिलीजन पे किस तरह ये इम्पेक्ट करेगा, कल्चर पे किस तरह से इम्पेक्ट करेगा, फैमिली लाइफ पे किस तरह ये इम्पेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड वायलेंस। जेंडर और वायलेंस में आप रिलेशनशिप बताएं कि जेंडर और वायलेंस किस तरह से प्रोपोर्शनल है या इंटरलिंक्ड है। हाउ डू सोसाइटल नॉर्म्स अराउंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी कंट्रीब्यूट टू द प्रीवेलेंस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। किस तरह से जो सोसाइटी के नॉर्म्स है मैस्कुलिनिटी को लेके और फेमिनिटी को लेके जेंडर बेस्ड वायलेंस में कंट्रीब्यूट करती है। पहली बात कि जो वायलेंस है उसका ताल्लुक जेंडर से ज़रूर है, बिल्कुल है, कि आप वुमेन है, आपकी तरफ घर में या सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरह का रिएक्शन है, आप मार्केट में किस तरह आपके लिए आपके साथ रिएक्शन है, या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको आपकी जेंडर की वजह से किस तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि वुमेन को हाफ पे दी जाती है किन सोसाइटीज़ में, किन जगहों पे हाफ लेबर के तौर पे काम करती हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों का जो कुछ से कि एक प्रॉपर इंटेलेक्ट है कि आपका जो रिएक्शन होता है सोसाइटी का वो आपकी जेंडर की वजह से होता है। ओके, फिर कह रहा है कि हाउ डू सोसाइटल नॉर्म्स, कि सोसाइटल नॉर्म्स किस तरह से जेंडर बेस की जाए। ऐसी बात है, इसका पहले भी डिस्कस हुआ है कि सोसाइटी ने मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के कुछ ट्रेट्स बनाए हुए हैं, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, जो वायलेंस की हमारी थ्योरीज हैं, साइकिलिक थ्योरी है या हैप्लस थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वायलेंस है, तो सिंपली इसमें यही देखते हैं कि एक जो ट्रेट्स है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की, दे डेफिनेटली प्ले अ की रोल इन gender based violence. Investigate the gender pay gap. What factors contribute to persistence of this gap and what policies or strategies could help address it? अब इस टाइप का सवाल वैसे तो पेपर में अभी तक आया नहीं है, एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इज कंसर्न, जितनी भी मैंने पेपर्स देखे, लेकिन आ सकता है कि आप जेंडर पे गैप को बताएं। हालांकि ये चीज़ें जो है ये क्वेश्चन से ये ऐसे बेस भी आ सकता है, आपके ऐसे में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट कन्फाइंड फॉर जेंडर स्टडीज़ जो CSS और PMS में है, ये ऑन अदर प्लेटफॉर्म से ये आपको आ सकते हैं। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ दिस गैप एंड व्हाट पॉलिसीज और स्ट्रेटजी कुड हेल्प एड्रेस इट। तीन चीज़ें हैं, एक तो आपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जेंडर पे गैप बताना है, जो मैंने पहले भी बताया कि वुमेन और मेल के पे में एक डिफरेंस है। रीज़न क्या है, पेट्रियार्की बताएं, लॉस बताएं, लॉ की लूप होल्स बताएं, और उसके अलावा सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफरेंस है, लिटरेसी है, ये भी आप बता सकते हैं, चीप लेबर का भी आप बता सकते हैं। व्हाट पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज इसको एड्रेस करने के लिए कौन से एफर्ट्स चाहिए। यू कुड से कि आप लॉस को चेंज करें, न्यू लॉज लाएं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, लिटरेसी को ख़त्म करें, लिटरेसी जो है इम्प्रूव करें, और वुमेन को स्किल बेस्ड नॉलेज ज़्यादा दें, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा उनको दें। कि जेंडर पे गैप का दैट इज़ द रीज़न कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इसको आप इस तरह से डिवाइड, कोई भी क्वेश्चन हो इसके लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप उसके जो पार्ट्स हैं उनको पहले अंडरलाइन कर लें कि यार ये मुझसे 3 या 4 ये चीज़ें पूछ रहे हैं, फिर आप उनकी सब हेडिंग्स बना के इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ के, वो तो लाजमी है दें हर पेपर में। सो आई थिंक इस वजह से दैट इस वे से ये बहुत ईजी होगा। Discuss the concept of reproductive justice. How do issues such as access to contraception, abortion rights,
maternal health care intersects with broader discussion of gender equity. इसमें रिप्रोडक्टिव जस्टिस का पूछ रहा है कि वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव रोल है उसका क्या वैल्यू है या उसका क्या जस्टिस होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब उस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करें। फिर ये जो इश्यूज़ हैं इसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, एबॉर्शन की जो राइट्स है, जो वुमेन की मूवमेंट्स इनमें रही है, या फिर जो मैटरनल हेल्थ केयर है उसका मतलब जो ब्रॉडर डिस्कशन है जेंडर इक्विटी के साथ, आप बताएं कि किस तरह से वो जेंडर इक्विटी के साथ इंटरसेक्ट करती है। एक्सप्लोर द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। एजुकेशन का कौन सा रोल है जेंडर इक्वलिटी में, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। हाउ कैन स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड प्रमोट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। किस तरह से स्कूल, तालीमी इदारे चैलेंज करते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप्स को और प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव लर्निंग को, जिसमें मेल और फीमेल दोनों स्टडी करें। रादर इजी क्वेश्चन। पहले तो आप बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैसी है। अब एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड सोसाइटी को एज अ कैसे स्टडी अगर आप लेंगे, आप नेदरलैंड्स की ले लें, आप स्वीडन की ले लें, नॉर्वे की ले लें, जहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, तो वहाँ पे जो एजुकेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, सो डेफिनेटली उनका ही किरदार है जिन्होंने इंक्लूसिव रोल या एनवायरनमेंट दिया हुआ है मैन और वुमेन दोनों को। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। काइंडली शेयर, subscribe and like my channel. Thank you very much.